हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं रियल एस्टेट के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में। इन दोनों के बीच में हम बिल्कुल कंपैरिजन करेंगे और इसके साथ साथ हम अपना खुद का व्यू देंगे और बहुत रिच कंटेंट आपके लिए लाए हैं। वो कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, जो लोग पेड कंटेंट के तौर पर यूज़ करते हैं और जिसके लिए वो लोग 20K से लेकर 50K तक चार्ज करते हैं, राइट। अब दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें हैं वो आप क्लियरली समझ लो। पहली चीज़ क्या है कि देखो, आप इस वीडियो को ऐसे मत देखो एकदम मूवी की तरह बैठ के। आप इसको देखने से पहले अपने पास एक कॉपी रखो, एक रजिस्टर रखो, एक डायरी रखो और एक पेन रखो। आप जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट डाउन करते जाओ, तभी आप लास्ट में जाके इस चीज़ के कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल है। दूसरा चीज़, अगर आप किसी ऐसे वीडियो की तलाश में हो जो कि आपको अच्छी क्लिप्स दिखाए, अच्छी वीडियोस दिखाए, जो कि एनिमेशन आपको अच्छा दिखाए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसा तलाश कर रहे हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस वीडियो में आपको जैसे क्लास में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्लास में चीज़ें जो बताई जाती हैं, जो रियली रिच कंटेंट जिसके बारे में लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोगों को कहते हुए कि रिच कंटेंट नहीं है, इसमें वही रिच कंटेंट है। और जो रिच कंटेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना पड़ता है, तो इसमें आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको एनिमेटेड चीज़ कुछ नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वीडियो अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हो तो आप चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ऐसा मैं इसलिए कहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है ये 5 सेक्शन में आपका डिवाइडेड है और पाँचों सेक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। पहले सेक्शन में जो बात कही गई है उसका प्रूफ आपको 5वें सेक्शन में भी मिल सकता है। तो इसलिए ऐसा मत करना कि शुरू देख के लास्ट तक ना देखा तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे सही तरीके से। इतना होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सब जो हैं वो सब अपनी जो वेल्थ है, जो आपके पास पैसे हैं, उसको कहीं ना कहीं आप सब ग्रो करना चाहते हो तभी इस वीडियो पे आए हो, या फिर आप उसको इन्वेस्ट करके अच्छे अमाउंट पे आप पहुंचना चाहते हो, या फिर आप अभी शुरुआत कर रहे हो, आप एकदम बिगिनर हो। आप सब के लिए ये वीडियो है। देखो यार, इन चीज़ों में ना हम दो चीज़ों की 2 डिफरेंसेस की बात करेंगे। वो जो 2 डिफरेंसेस होंगे ना, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप बेस्ट रिटर्न्स ले सकते हो अपने पैसों का, ठीक है। इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल गेन होने में क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल होती हैं उस चीज़ को भी हम यहाँ पे समझेंगे। और इस वीडियो के एंड में आपको क्या चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इस वीडियो के एंड में आपको तो प्रोज और कॉन्स समझ में आएंगी। यानी प्रोज और कॉन्स का मतलब हुआ कि फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो रियल एस्टेट में या फिर आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो दोनों के अपने क्या फ़ायदे हैं, अपने क्या नुकसान है। इसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी पता चलेगी कि अगर आप रियल एस्टेट में कर रहे हो तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में कर रहे हो तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दोनों में करना चाह रहे हो तो आपके पैसे कितने अमाउंट में डिवाइडेड हो, यानी 60-40 का रेशियो हो या फिर 50-50 का रेशियो हो या फिर 90-10 का रेशियो हो, वो भी हम आगे समझेंगे। इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस के बारे में भी बताया जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल गोल कैसी होनी चाहिए और आपकी जो रिस्क टॉलरेंस यानी जोखिम लेने की जो क्षमता है आपके पास, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस चीज़ के भी बारे में समझाई जाएंगी। तो अब हम सबसे पहले सेक्शन की तरफ बात करते हैं, सेक्शन 1 की बात करते हैं। ये वीडियो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है और सेक्शन 1 में हम देखेंगे सबसे पहले कि रियल एस्टेट के बारे में, यानी रियल एस्टेट की चीज़ों को शुरू करते हैं। यहाँ से एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और एडवांस तक जाएंगे। अगर हम बात करें कि रियल एस्टेट, उसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ रियल एस्टेट, आप क्या समझते हो? तो प्रॉपर्टी को परचेज करना ही रियल एस्टेट होता है। नाउ प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी मतलब कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मीन्स घर हो गया या कोई अपार्टमेंट हो गया, ये चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे आपकी ऑफिस की बिल्डिंग हो गई या फिर कोई रिटेल स्पेस हो गया जिसमें आप फ्यूचर में कुछ और चीज़ें करना चाहते हो। रिटेल स्पेस में कई सारी चीज़ें, या तो आप कोई दुकान खोलना चाहते हो या फिर आपका एक दुकान है और दूसरी जगह आपने एक ले लिया है जहाँ पे आप अपने दुकान की जो एक्सेस चीज़ें हैं, यानी एक तरीके से गैराज की तरह यूज कर सकते हो, तो ये भी चीज़ें होती हैं। नाउ ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें तो सबको पता होती हैं, लेकिन रियल एस्टेट में एक रीट्स टर्म होता है। व्हाट इज रीट्स टर्म? तो रीट्स का मतलब होता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
ये एक ऐसा जो है चीज़ है जिसमें जो है आपके पास ना तो आपको ज़मीन दी जाएगी, ना तो आपको घर दिया जाएगा, ना तो आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी दी जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सुना? उसको परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद जब आपका मन करता है तो उसको सेल करते हैं, या तो आप फ़ायदे में रहते हैं तो आपको प्रॉफिट में मिलता है चीज़ें, आपको पैसे मिलते हैं, लॉस में रहते हो तो लॉस खा के आप पैसे पाते हो। सेम वही चीज़ है रियल इस्टेट में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हम इसको आगे समझते हैं कि रीट्स में क्या डिफरेंस है और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है। फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि रीट्स एक तरीके से रियल इस्टेट की जो है स्टॉक मार्केट है, ऐसा समझो। अब इसके बाद हम सबसे पहले समझते हैं प्रोज क्या है, यानी फ़ायदे क्या हैं रियल इस्टेट के। तो अगर हम प्रोज की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ आती है टेंजिबल एसेट। नाउ एसेट क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, एसेट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो जिसकी वैल्यू कुछ हो। जैसे टेंजिबल, अब जो रियल इस्टेट में क्या होगा एसेट? रियल इस्टेट में एसेट के तौर पे हम देखें तो हमारे बिल्डिंग होंगे, हमारे अपार्टमेंट होंगे, ज़मीन होगी, कोई ऑफिस बिल्डिंग होगी, ये सारी चीज़ें रियल इस्टेट में आएंगी। ठीक, तो टेंजिबल एसेट क्या होता है? नाउ टेंजिबल एसेट का मतलब हुआ कि ये एक तरीके से फिजिकल एसेट होता है। नाउ फिजिकल एसेट का क्या मतलब हुआ? वैसी एसेट, वैसी संपत्ति जिसको हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं, यानी देख सकते हैं या छू सकते हैं जिनको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे? क्योंकि आप समझो कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आपके पास 10 लाख की कोई संपत्ति है, दोनों में से आपको किस चीज़ को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ है? जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारी आंख और ह्यूमन नेचर जो है वो जो चीज़ों को देखता है उसके प्रति उसमें अलग जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, यानी देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पास वो चीज़ें रियली में हैं। जबकि पैसे आपको बैंक अकाउंट में भी मिल जाएंगे और ऐसे भी पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जहाँ तक बात करें तो रियल इस्टेट में ये एक फ़ायदा है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। इसके साथ साथ ये फिजिकल एसेट होता है, यानी आप इसको देख और छू सकते हो। अगर हम यूएस की बात करें यानी अमेरिका की बात करें तो वहाँ की जो फेडरल रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग 2023 में यूएस के जो लोग हैं ना उनके पास रियल इस्टेट जो है, रियल इस्टेट की जो चीज़ें हैं उसकी पूरी नेटवर्थ की अगर हम बात की जाए तो वो $31.8 ट्रिलियन है। $31.8 ट्रिलियन इतना ज़्यादा होता है कि आप ऐसे गेस कर सकते हो कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3 से 4 जो है ट्रिलियन डॉलर के बीच में जो है लाई करती है, और करीब करीब इससे 10 टाइम्स ज़्यादा जो है अमेरिका के लोगों के पास रियल इस्टेट की एसेट हैं। आप कहोगे कि आप अमेरिका के बारे में क्यों बता रहे हो, इंडिया के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? तो इससे अमेरिका के बारे में यहाँ पे इस कंटेंट में शामिल करने का ये एक सबसे बड़ा लॉजिक है, क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका हमसे कई साल आगे है, 10 साल 15 साल आगे है, और आप जो इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हो वो आज के लिए तो कर नहीं रहे हो। वो जाहिर सी बात है आप 10 साल 12 साल 15 साल 8 साल ऐसा सोच के कुछ कर रहे हो, फ्यूचर की ही चीज़ें कर रहे हो। क्योंकि अगर हम एक पैटर्न देखें तो इंडिया की जो अभी मार्क लाइन है वो 1970 के करीब में अमेरिका की मार्क लाइन थी। तो अगर यहाँ से हम अमेरिका और इंडिया की कंपैरिजन करें तो करीब 50 साल इंडिया जो है अमेरिका से कुछ चीज़ों में पीछे है और कुछ चीज़ों में 20 साल पीछे है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 15-20 साल भी अगर हम मान के चलें तो अमेरिका में जो चीज़ें अभी हो रही हैं इंडिया में आने वाले 10-15 साल बाद उसके जो है एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट वही चीज़ मिलेगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी। तो इसलिए अमेरिका की जो आज एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो आप अपने आने वाले फ्यूचर के एग्जाम्पल से जोड़ सकते हो। यानी अगर अमेरिका में आज के जो है व्यक्ति $31.8 ट्रिलियन जो है एसेट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लोग भी अगर आज कम रखते हैं तो आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा रखेंगे। मेरे कहने का मतलब इतना है कि एक जो ये होती है ना, क्योंकि इंडिया के लोगों को देखोगे तो नॉर्मली उनमें एक ये फीलिंग होती है कि हमको अमेरिका जैसा बनना है या फिर हमको यूरोप जैसा बनना है। तो अमेरिका और यूरोप जैसा बनने के लिए अगर हम सेट एग्जांपल अमेरिका और यूरोप का ले लें तो हमें ये चीज़ें समझने में फ़ायदा हो जाएगा कि आने वाले भविष्य में क्या चीज़ होगा, यानी एक तरीके से हम फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें ना तो पोटेंशियल फॉर रेंटल इनकम, यानी फ़ायदे की अगर जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो दूसरा फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो आपको समझ में आ गया कि टेंजिबल एसेट है जो रियल एस्टेट है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि इसमें पोटेंशियल है, यानी इसमें क्षमता है। किस चीज़ की क्षमता है? रेंटल इनकम की,
यानी इसमें जो आपकी कमाई होती है वो रेंट से होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि ये जो रेंटल इनकम है ना, ये एक स्टेडी स्ट्रीम की तरह होती है। नाउ व्हाट इज स्टेडी स्ट्रीम? स्टेडी स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि ये एक लगातार आपको मिलने वाली चीज़ है, यानी एक लगातार, यानी आप अगर मंथली बेसिस पे देखो तो आपको हर महीने रेंटल वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये एक इसका सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हो कि प्रोज है, फ़ायदा है। और फिर से अगर हम यूएस की बात करें तो साल 2023 में एक फैमिली $18,000 जो है यूएस में पे करती है। यानी इंडिया की बात करें तो करीब 14 से 15 लाख रुपए वहाँ पे एक फैमिली, अगर यूएस की बात करें तो जो है एक महीने में, एक साल में पे करती है एक फैमिली 14 से 15 लाख रुपए रेंट। तो इतनी बड़ी जो है चीज़ है, इतना बड़ा जो है इसका मार्केट कैप है। तीसरा अगर हम देखें इसमें ना, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है एप्रिसिएशन ओवर टाइम। ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होने वाली चीज़ है, और इसकी जो पोटेंशियल है ना वो कैपिटल गेन में काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी आपके पैसे को ये चीज़ बढ़ा सकती है लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए। अच्छा, ये कैसे बढ़ता है? तो अप्रिसिएशन ओवर टाइम का मतलब ये होता है कि टाइम के हिसाब से चीज़ें बढ़ना, चीज़ों के दाम बढ़ना, यानी प्रॉफिट में आप जाते हो टाइम के हिसाब से। सेम अगर यूएस का एग्जांपल लें तो एनुअली अगर बात करें यूएस में, यानी एक साल की बात करें तो वहाँ पे 3 से 5% जो है रियल इस्टेट की एप्रिसिएशन होती है। यानी 3 से 5% जो है किसी भी प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी प्रॉपर्टी का दाम 1 करोड़ है अभी, तो अगले साल वो 1 करोड़ 5 लाख हो जाएगा। उसके अगले साल फिर 1 करोड़ 5 लाख का फिर से 3 से 5% बढ़ जाएगा, तो करीब 1 करोड़ 12 लाख हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से आने वाले 20 साल के बाद करीब करीब जो प्रॉपर्टी का दाम है वो 2 टाइम्स यानी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इतनी बड़ी जो है आपको कह सकते हो कि रिटर्न मिलता है, यानी 100% रिटर्न जो है आपको मिल जाता है करीब करीब कुछ सालों के ही अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टैक्स बेनिफिट की भी इसमें फ़ायदे होते हैं रियल इस्टेट में। कैसे फ़ायदे होते हैं? तो अगर इंडिया के बेसिस पे देखें हम, क्योंकि ये एग्जांपल हमने टैक्स बेनिफिट का यूएस का एग्जांपल लिया है, और इससे अच्छा है कि हम इंडिया का समझें, क्योंकि इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो यूएस से थोड़ा अलग है। इंडिया में टैक्स सिस्टम क्या है कि रियल इस्टेट में आप पहली बार जितना आपको टैक्स देना है उतना टैक्स आपने दे दिया। उसके बाद जब आप टैक्स देते, उसके बाद की जो है साल जो है उसमें आपको टैक्स का बहुत जो है माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत मेजर टैक्स आप पे नहीं लगता है, आपके जो है वैल्यू पे बहुत मेजर टैक्स नहीं लगता है। उसी टाइम लगेगा जब आप जो है उस प्रॉपर्टी को खरीदोगे। लेकिन ऐसा, इसको ऐसा समझो, एग्जाम्पल से अगर हम समझने की बात करें तो सपोज़ करो अगर आपके पास 16 लाख रुपए है, ठीक है, 16 लाख रुपए की आपने समझो प्रॉपर्टी कोई खरीद ली। एक बार में जो भी इस पर टैक्स लग गया 2-3 लाख रुपए लगना था, लग गया, उसके बाद प्रॉपर्टी आपके पास है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो यूएस में बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसके बाद देखते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो देखो यार, टैक्स बेनिफिट रियल इस्टेट में वाकई बहुत अच्छा होता है, स्टॉक मार्केट से तो काफ़ी अच्छा होता है। कैसे होता है हम समझते हैं। इंडिया के बारे में समझो, ठीक है। तो इंडिया में जो रियल इस्टेट में जो पहली बार आप जो भी टैक्स दे देते हो फर्स्ट टाइम्स, वही टैक्स मेनली आपको जो है रियल इस्टेट की चीज़ों पे लगती हैं। उसके बाद मेजरली आपका टैक्स नहीं लगता है। ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे आपने एक बार जो है 16 लाख रुपए सपोज करो कि आपके पास है, और इसमें से आपने 2 लाख रुपए टैक्स एक बार दे दिया और आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक, ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अगर मान लो इसी 16 लाख को आप जो है इन्वेस्ट करते, रियल आप जो है स्टॉक में लगाते, तब क्या होता? तो सबसे पहली चीज़ 16 लाख रुपए जो थे, ठीक है, इसमें तो अगर मान लो कि आप जो है कुछ टाइम तक रख लेते इसको, तो 30% का इस पर साफ साफ टैक्स लग जाता, ठीक है, 30% का इनकम टैक्स लग जाता। यानी करीब करीब इसमें से 3 से 4 लाख रुपए आपके तो टैक्स में चले जाते, ठीक। यानी आपके पास बचा कितना? 12 लाख से 13 लाख रुपए बच गया, अभी आपके पास है। इसके बाद इस पे और सारे टैक्सेस लगते। फिर जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आती उसमें फिर से टैक्स ये लगा देते। अगर वो लॉस में जाते आप जो है स्टॉक मार्केट में, तो इनसे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही आप फायदे में जाते तो फिर से टैक्स लगा देते। और इस तरीके से कई सारे टैक्सेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन रियल इस्टेट में आपको सिंगल टैक्स से गुजरना पड़ता है, मेजरली मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जहाँ पे फ़ायदे हैं वहीं पे तो कुछ नुकसान भी होगा,
क्योंकि सब फ़ायदा होता तो सारे लोग रियल इस्टेट में ही चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके नुकसान क्या हैं? सबसे पहला नुकसान जो हमको देखने को मिलता है तो इसकी नुकसान है हाई एंट्री कॉस्ट, क्योंकि ये डाउन पेमेंट पे जो है चीज़ें ली जाती हैं। आप कोई घर लेते हो तो मैक्सिमम उसका प्राइस पे कर देते हो तभी लेते हो। इसके साथ साथ इसकी जो क्लोजिंग कॉस्ट होती है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसकी जो पोटेंशियल है रिनोवेशन की वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। रिनोवेशन की पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे आप घर ले रहे हो, चाहे आप ज़मीन ले रहे हो, या फिर आप जो भी चीज़ ले रहे हो, उसको टाइम पे आपको रिनोवेट करना पड़ेगा, उसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, उसमें सुधार करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी तो जो है आपकी कॉस्ट जाएगी, इसमें भी तो आपके पैसे खर्च होंगे, आपके टाइम खर्च होंगे। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, अगर हम फिर से वही एग्जांपल लें जो है यूएस का, ठीक है, तो वहाँ पे जो है 2023 के अंदर अगर हम बात करें तो एक घर की कीमत करीब थी $3,74,900। यानी अगर हम इसको इंडिया के रुपए में बात करें तो करीब 2.5 करोड़ रुपए एक घर की कीमत थी। इंडिया में फ़िलहाल इतना नहीं है, इंडिया में 80 लाख के करीब जो है ऑन एन एवरेज माना जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये हाई एंट्री कॉस्ट वाली चीज़ें हैं, आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है, या आम आदमी इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता जिसके पास कम पैसे हैं। दूसरी चीज़ इसमें होती है इसकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की चीज़ें भी काफ़ी इसमें आती हैं, क्योंकि आपको जो मेंटेनेंस है वो लगातार करना पड़ेगा, साल दर साल या फिर महीने दर महीने करनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि हर महीने आप उसकी साफ़ सफाई कराओगे। मान लो आप घर लिए हो कोई। दूसरी चीज़, बारिश हुआ तो उसके जो है कलर अगर छूट गए तो उस पर आप कलर करवाओगे। तीसरी चीज़, कहीं जो है सीलन आ रही है तो वहाँ पे आप जो है उसकी सीमेंटिंग कराओगे। चौथी चीज़, अगर आप जो है उसमें गार्डन है तो आप एक गार्डनर रखोगे। पांचवी चीज़, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी के लिए रखोगे किसी को। छठी चीज़, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसके भी बिल आएंगे। सातवीं चीज़, और सारी चीज़ें, यानी अगर आप पानी ले रहे हो तो उसकी भी आपको सुविधा करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं जो कि मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट में आती हैं रियल एस्टेट की। ठीक है, और जिसमें काफ़ी आपका टाइम कंज्यूम होता है और ये कॉस्टली भी होती है। ठीक, अगर हम बात करें कि एनुअली एक आदमी मेंटेनेंस पे कितना खर्चा करता है एक प्रॉपर्टी पे, तो लैंडलॉर्ड जो होते हैं, यानी जिनकी ज़मीन होती है, उनको करीब 1 से 2% प्रॉपर्टी की वैल्यू का एक साल में खर्चा करना होता है। यानी अगर आपकी ज़मीन 1 करोड़ की है, आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो आपको 1 से 2 लाख रुपए हर साल उसमें खर्चा करना पड़ेगा उसकी मेंटेनेंस के लिए। समझ गए मेरी बात? अच्छा, आई होप मैं जो है ऐसा मान सकता हूँ कि आप लोग चीज़ों को लिख रहे होंगे, आप वैसे नहीं जो है सुन रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें फिर भूल जाएंगी, फ़ायदा नहीं करेगा। तो आप या तो पॉज करके पीछे से फिर से एक बार लिखते चले आओ, या फिर यहीं से लिखना शुरू कर दो, बाद में उसको फिर से देख लेना आप। अच्छा, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो इजीली सॉलिड ना हो। अब आप बोलोगे जो इजीली सॉलिड ना हो, ये तो कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि सॉलिड ना होने का मतलब हुआ कि जो इजीली जिस चीज़ को पैसे में कन्वर्ट ना कर सके। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि रियल इस्टेट की जो चीज़ें होती हैं वो इजीली जो है चेंज नहीं हो पाती हैं पैसे में। यानी मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपको इंस्टेंटली ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो आप तुरंत तो इस जो है प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो, उसमें कुछ टाइम लगेगा। यूएस की बात करें तो करीब 24 दिन लगते हैं एक जो है रियल इस्टेट की एसेट को सेल करने में। इंडिया में ये टाइम थोड़ा कम है, 14-15 दिन के करीब है। ठीक, अब ये इसकी एक जो है कॉन्स है, क्योंकि आप इसको तुरंत बेच नहीं सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मार्केट फ्लक्चुएशन। और ये चीज़ें सबसे मुझे क्या जो है एक तरीके से समझ लो सरप्राइजिंग लगती है कि जो लोग रियल इस्टेट का काम करते हैं ना, या फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग मार्केट फ्लक्चुएशन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लिक्विडिटी पे वो ध्यान देंगे, बाकी जो दोनों कॉन्स बताए हैं मैनेजमेंट पे, उस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन मार्केट फ्लक्चुएशन को वो इग्नोर करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि अगर लोकल मार्केट अफेक्ट होगा जहाँ पे आप अपनी एसेट ले रहे हो, तो आप पूरी तरीके से अफेक्टेड होगे। और मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी से कुछ साल, अभी आपको बताऊँ मैं कि एक सिटी है इंडिया में, कोटा, राजस्थान की सिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बच्चे जेई नीट की तैयारी करने के लिए आए, बहुत सारे बच्चे आ गए पिछले 15 सालों में। जब बहुत सारे बच्चे आए तो यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग खुली। बहुत सारी कोचिंग अगर खुली हैं तो उनके लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवानी पड़ी,
उन बच्चों को रहने के लिए बहुत सारे हॉस्टल्स बनवाने पड़े, उन बच्चों को खाने के लिए बहुत सारे मेस बनवाने पड़े, उन बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल बन गए, उन बच्चों को जो है कपड़े के लिए बहुत सारे जो है कपड़े की दुकानें खुल गई, उन बच्चों की स्टेशनरी के लिए बहुत सारी कॉपी किताब की दुकान खुल गई। ये सारा देख रहे हो, ये लोकल मार्केट का ही परिणाम है कि इतना ज़्यादा जो है यहाँ रियल इस्टेट का एसेट खड़ा हो गया। फिलहाल आपको पता होगा कि कोटा में क्राइसिस चल रही है, यानी पिछले साल 2023 की बात करें तो यहाँ पे 1,30,000 के करीब एडमिशन हुआ था। एक कोचिंग की बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी कोचिंग है एलन इंस्टीट्यूट है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1,30,000 जो है एडमिशन हुआ था, और ठीक वही एक साल बाद यानी 2024 में ये एडमिशन 50,000 घट के करीब 80,000 रह गया है। जब 80,000 रह गया तो क्या लोकल मार्केट इससे अफेक्टेड नहीं हुआ? और जब लोकल मार्केट अफेक्टेड हुआ तो क्या इससे रियल इस्टेट अछूता है? बिल्कुल अछूता नहीं है, रियल इस्टेट इससे पूरी तरीके से अफेक्टेड हुआ है ना। तो ये एक मार्केट फ्लक्चुएशन को हमेशा आप कंसीडर करिएगा अपने दिमाग में। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक डाउन टर्न्स कभी अगर आते हैं ना तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। सपोज करो आज से 10 साल पहले जिसने अफगानिस्तान में जिन रियल इस्टेट की कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स बनवाए थे, बहुत बड़े बड़े मॉल्स बनवाए थे, बहुत बड़े बड़े स्कूल बनवाए थे, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई थी जिसने अफगानिस्तान में, ठीक है। और उसके बाद जब वहाँ से डेमोक्रेसी ख़त्म हुई 2020 में और तालिबान रूल आया जब, तो तालिबान रूल आने के बाद क्या हुआ? इकोनॉमिक डाउनपोर आया ना अफगानिस्तान का। और जब उसकी इकॉनमी डाउन गई तो ये जो रियल इस्टेट के जो एसेट्स थे, क्या इनका वही हाल रहा होगा जो पहले रहा था? जाहिर सी बात है उनकी डिप्रिशिएशन हुई होंगी, वो चीज़ें घटी होंगी, उनकी वैल्यू लो हुई होगी। तो ये भी एक बड़ा जो है पार्ट इसमें मेजर रोल इफेक्ट करता है। तो लोकल मार्केट हो गया, इकोनॉमिक डाउनपोर हो गया। इसके साथ साथ चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि लोगों का जो इंटरेस्ट है ना वो बदलता रहता है। आज से करीब 10 साल 15 साल पहले हर छोटे बड़े जो है चौराहे पर आप देखते कि आपको सिनेमा हॉल्स दिख जाते, ठीक है। और वो सिनेमा हॉल जो होते थे ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, चेयर्स होते थे, उसके लिए एक प्रॉपर जो है स्टेज होता था, और बहुत सारी चीज़ें होती थी, लोगों के खाने पीने की भी व्यवस्था होती थी, पानी की व्यवस्था होती थी, सारी चीज़ें होती थी। 2-3 होती थी, एक जो है छोटे बड़े जो है शहर में, बड़ा शहर है तो कई सारे होते थे, छोटा शहर है तो भी 1-2 आपको मिल जाते थे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन लोगों का इंटरेस्ट चेंज हुआ, उसके बाद टेक्नोलॉजी बदली, लोगों का इंटरेस्ट चेंज हुआ, लोग सिनेमा हॉल से टीवी की तरफ शिफ्ट हुए, उसके बाद मोबाइल पे शिफ्ट हुए। तो क्या ये जो सिनेमा हॉल के जो रियल इस्टेट की जो एसेट्स थे, ये सिनेमा हॉल की जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, उनका क्या हुआ होगा? क्या उनकी वैल्यू जो है घटी नहीं? घटी ना, तो ये भी एक कॉन्स की तरह ही देखा जाता है। इसी तरीके से 2008 में यूएसए की अगर हम बात करें तो वहाँ के घरों की प्राइसेस कम हो गई थी, 30% तक लो चली गई थी। और वहाँ की क्यों बात करें, अभी हम आपको कोटा का एग्जाम्पल साफ साफ दिए, तो यहाँ पे भी खुद भी आप देख सकते हो। तो पहला सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरे सेक्शन की बात करते हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट के ओवरव्यू की बात करेंगे। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है, इससे थोड़ा सा हम बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, शेयर्स को जो है बाई करना ही स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहलाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि समझो कि बहुत सारे दुकानें हैं, एक जगह पे जहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मार्केट, राइट। तो ये समझ लो ये मार्केट है, बहुत सारी दुकानें, अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग सब दुकानें हैं, ठीक, ये मार्केट इसको बोलते हैं। अच्छा, ये मार्केट जो है ना, ये समझो कि ये मार्केट है, और ये सारे मार्केट, सारी दुकानें जितनी हैं ना, ये दुकानें जो है कहती हैं कि भाई आप थोड़ा पैसा दो और हमारे साथ हिस्सेदारी ले लो। ये भी बोलती है कि आप थोड़ा पैसा दो, हमारे साथ हिस्सेदारी ले लो। सारी कंपनियां ऐसे, सारे जो है जितने दुकानें हैं सब बोलती हैं कि आप थोड़ा पैसा दो और हमारी हिस्सेदारी ले लो। हिस्सेदारी देने के साथ ही ये बोलती हैं कि हम अगले साल डबल पैसा जो है कमा देंगे, तो आप जो हिस्सेदारी लोगे आपकी हिस्सेदारी भी डबल हो जाएगी। सपोज करो ये एक साल अभी 100 करोड़ इनकी वैल्यूएशन है, अगले साल 200 करोड़ हो गई, तो आपने अगर इसमें 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, शेयर खरीदे थे इनके, तो अगले साल आपके भी पैसे डबल हो जाएंगे, आप 10 लाख हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वही बोलता है ये कि पब्लिकली ट्रेडेड जो कंपनीज होती हैं, इनकी शेयर्स को यानी इनकी हिस्सेदारी को खरीदना ही शेयर मार्केट कहलाता है।
अच्छा, अब इसको कई तरीके से हम खरीद सकते हैं। एक तो आप इंडिविजुअली खरीद सकते हैं स्टॉक्स को, हर कोई खरीद सकता है, लेकिन जनरली ऐसा सब लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपके पास प्रॉपर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐसे ही किसी कंपनी में अपने पैसे तो लगाना नहीं चाहोगे, क्योंकि उस कंपनी की अगर आपको अच्छी से नॉलेज नहीं होगी, वो कंपनी बढ़ेगी या लॉस जाएगी, तो आप कैसे जो है ऐसे स्टॉक्स खरीद सकते हो। और खरीदोगे भी तो थोड़ा पैसा लगाओगे, ज़्यादा पैसा नहीं लगाओगे। लेकिन इसीलिए लोग जो है थोड़ा सा एक अलग ऑप्शन चूज़ करते हैं। लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का यूज़ करते हैं, यानी जिसको हम ETFs कहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स का यूज़ करते हैं। नाउ ये चीज़ें क्या हैं? देखो, एक आदमी है, सपोज करो एक आदमी है और ये बड़ा विद्वान आदमी है, ठीक। ये इतना विद्वान आदमी है कि इसको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की चीज़ें और सारी कंपनियों की अच्छे से इवैल्यूएशन करनी आती है। तो ये आदमी बोलता है लोगों से कि भाई एक काम करो, आपके पास नॉलेज नहीं है ना, कोई बात नहीं है, आप घबराओ मत, अपने पैसे को आप मुझे दो, और मैं जो है क्योंकि बहुत नॉलेज वाला आदमी हूँ, तो मैं आपके पैसे को अच्छी अच्छी कंपनियों में लगाता हूँ, और मुझे एक छोटा सा अमाउंट दे देना, मेरी फ़ीस दे देना जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आपके पैसे की जो है बढ़ने की गारंटी काफ़ी हद तक मैं जो है बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे नॉलेज है। अब जो ये म्यूचुअल फंड वाला आदमी है या ETF वाला आदमी है ना, इसके पास जो है कई सारी ट्रिक होती हैं। ये पहले ट्रिक का क्या यूज़ करता है कि आपके पैसे को किसी एक कंपनी में नहीं लगाएगा। सपोज़ करो बाज़ार की इतनी सारी कंपनियां हैं ना, तो ये आपके पैसे को थोड़ा थोड़ा करके सारी कंपनियों में लगा देगा। अब क्योंकि बाज़ार में ऐसा तो होगा नहीं कि सारी कंपनियां एक साथ घाटे में जाएंगी, या ऐसा भी नहीं होगा कि सारी कंपनियां एक साथ मुनाफे में जाएंगी। कुछ घाटे में जाएगा, कुछ मुनाफे में जाएगा, लेकिन ओवरऑल इसका जो नॉलेज के बेसिस पे ये जो पैसे आपको लगाएगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये विद्वान आदमी है, ये ऐसा काम ही करेगा। इसकी एनालिसिस ही ऐसी है कि आपका लॉस कम हो और आपका गेन ज़्यादा हो, यानी ओवरऑल आपको गेन ही मिले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो इसके डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं, जो कि जिसको जो हम डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क के तहत जो है देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ कि अपने पैसे को आप अलग अलग जगहों पर बांट दो, इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और रिस्क का मतलब हुआ कि कितने बड़े अमाउंट को आप लगा सकते हो। तो ये चीज़ें भी होती हैं इसके साथ। हम इसकी अगर प्रोज की बात करें, यानी इसके फ़ायदे की बात करें, स्टॉक मार्केट में जो फ़ायदा होता है उसकी अगर हम जहाँ तक बात करें, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसकी जो एंट्री है ना, वो लोअर कॉस्ट पे भी एंट्री इसकी हो जाती है। रियल इस्टेट में काफ़ी अच्छा पैसा चाहिए था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर आपके पास $1 का भी रुपया है ना, यानी करीब आपके पास 83 रुपये भी हैं, तब भी आप शुरू कर सकते हो, और इससे भी कम है तब भी आप कर सकते हो इंडिया में, ठीक है। ये बहुत ही कम अमाउंट में आप शुरू कर सकते हो, और इसी के कारण ये एक्सेसिबल है बहुत सारे लोगों को एक वाइड रेंज में जो है ले जाने के लिए। जितने इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर कौन है? जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, हम सारे लोग इन्वेस्टर हैं। तो क्योंकि ये कम दाम में शुरू होता है, इसीलिए एक्सेसिबल है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, एक वाइड रेंज में एक्सेसिबल है, ठीक है। और अब जैसे मान लो कि आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, आप बोलोगे कि अच्छा मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे करूं। तो इसके लिए बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप हैं, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया। ये सारे जो ऐप है ना, ये आपसे एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं अपने सर्विस चार्ज के लिए, लाइक 150 रुपये, जैसे जहाँ तक मुझे याद है कि 150 रुपये लेते हैं। और ये 150 रुपये ले लेंगे आपसे, इसके बाद बोलेंगे कि चलो भाई अब आप दिन भर के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो हमारे ऐप से, अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ायदा करो या नुकसान करो, हमें उससे मतलब नहीं है, आप फ्री हो, आप अपनी ट्रेडिंग करो। हमारे ऐप पे आने के लिए सर्वर चार्ज, सर्विस टैक्स, सर्विस जो है कॉस्ट जो है वो 150 रुपये आप दे दो। अच्छा, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो ये 150 रुपये भी नहीं लेंगी। आप बोलोगे कि ये तो बड़ी भली कंपनियां हैं, तो भली कंपनियां नहीं हैं वो क्या करती हैं, बोलती हैं कि आप आओ हमारे ऐप पे ट्रेडिंग करो, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप जब फ़ायदा कमाना ना तो उसकी हमको थोड़ी सी जो है हिस्सेदारी दे देना। तो सपोज़ करो कि अगर आप 1 लाख रुपए फ़ायदा कमाए हो और यहाँ पे भी 1 लाख रुपए फ़ायदा कमाए हो, यहाँ तो आप 150 रुपये दे के बच गए, लेकिन यहाँ पे आपने जिस हिसाब से हिस्सेदारी दी, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनको 10,000 रुपये भी देने पड़ जाए। अगर आप लॉस करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप फ़ायदा जितना करोगे उसी हिसाब से उनका भी फ़ायदा होता जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, तो जैसा लिक्विडिटी पे हमने समझाया कि जो चीज़ें सॉलिड ना हो, यानी जो चीज़ें कैश जो है इजीली बन पाएँ, लिक्विडिटी का मतलब हुआ कैश बनना।
तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट को हम खरीद भी सकते हैं, यानी बाई भी कर सकते हैं, और सेल भी, सोल्ड भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं क्विकली, यानी एक ही इंस्टेंट पे तुरंत आप उसको खरीद और बेच सकते हो। उसमें ना आपको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत है, ना आपको नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है। ईजिली जिस दाम पे मार्केट चल रहा है या कोई कंपनी की जो करंट वैल्यूएशन है उसी के बेसिस पे आपकी शेयर को जो है डिसाइड करके और आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। ये एक चीज़ है। अच्छा, 1 बिलियन से ज़्यादा जो है एक दिन में ट्रेडिंग होती है। अगर हम बात करें यूएसए में, यानी NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, और इंडिया में तो 1 बिलियन से बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स की अगर बात करें तो आप बोलोगे कि ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जो कि आपको जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको हाई रिटर्न की अच्छा, अब इसके बाद देखो, क्योंकि इसकी क्षमता जो है ना स्टॉक मार्केट की वो बड़ी ज़्यादा है, इसमें जो पोटेंशियल है वो बड़ा हाई है, हाई रिटर्न्स ये देता है। एक बात समझिएगा, आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ही ऐसा जो है पैसे बढ़ाने की मशीन कर लो आप, ऐसी पैसे बढ़ाने की चीज़ है जो कि आपको सबसे हायर एवरेज देता है रिटर्न्स में। ठीक है, अदर एसेट क्लास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिलहाल अगर आप देखो रियल इस्टेट से देखो तो उससे तो इसकी हाई एवरेज अगर देखा जाए रिटर्न्स में तो ज़्यादा ही है। अगर हम बात करें S&P 500 की तो आप बोलोगे S&P 500 क्या है? S&P 500 वो है कि अमेरिका की 500 टॉप 500 कंपनियों को S&P 500 कहते हैं। जैसे इंडिया की निफ्टी 50 होती है, यानी जिसमें 50 कंपनियां होती हैं, उसी तरीके से 500 कंपनियां होती हैं यूएस में। और इनकी अगर बात की जाए तो एनुअली जो ये रिटर्न देती हैं वो करीब 10% के आसपास ये लोग रिटर्न देती हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में एक अलग चीज़ और मिलती है आपको कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन मिलता है, यानी आप अलग अलग जगह पर अपने पैसे को लगा सकते हो, अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। इसमें म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा, ETF का ऑप्शन मिलेगा, इंडिविजुअली आप खुद भी पैसे लगा सकते हो, ये ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, और ऐसा नहीं है रियल इस्टेट में आप एक ही चीज़ में लगाते हैं अपने पैसे। मान लो आप ज़मीन घर इसी तरीके की चीज़ों में लगा सकते हो, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके में लगा सकते हो। आप एविएशन जो है सेक्टर में लगा सकते हो, यानी जो कंपनियाँ विमान बनाती हैं उनमें लगा सकते हो। आप बैटरी जो कंपनी बनाती है उसमें लगा सकते हो। जो कंपनी किसानों के लिए खाद बनाती है आप उसमें लगा सकते हो। जो कंपनी दवा बनाती है उसमें लगा सकते हो। जो कंपनी पावर जनरेट करती है, यानी जैसे कि अडानी की जो है पावर है उसमें आप लगा सकते हो। जो कंपनी कोई भी चीज़ जो बनाती है, जो स्टॉक लिस्टेड जो कंपनी है, आप उसमें से किसी भी कंपनी में लगा सकते हो। यानी ये आपको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन दे देता है मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के लिए और मल्टीपल कंपनीज़ के लिए। यूएस की बात करें तो वहाँ पे 2400 ETFs थे 2023 में, और इंडिया में फ़िलहाल इससे कम है, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया भी यहाँ तक रीच कर जाएगा ईजिली। अब क्योंकि इसके जो भी फ़ायदे हमने देख लिए तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे, हमें नुकसान भी समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल जो यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एकदम सिंपल बता देंगे, फ़ायदे दिखा देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि अब जाओ जो है मेरे ये जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहाँ से आप एक डीमैट अकाउंट बना लो और उसके साथ आप ट्रेडिंग करना शुरू करो। तो उनके दो फ़ायदे हो गए। पहला तो वो आपको जो है अच्छा बताकर व्यू ले गए, अप्रिशिएशन ले गए, लाइक ले गए, सब्सक्राइब ले गए। दूसरी चीज़, आपने उनके डीमैट अकाउंट लिंक से जो है डीमैट अकाउंट बनाया, उसमें भी उनको कमीशन मिल गया 500-600 रुपये। तो उनके तो फ़ायदे हो गए, आपका नुकसान हो गया क्योंकि आपने वो चीज़ें समझी ही नहीं जो चीज़ें डार्क में होती हैं। क्योंकि वो चीज़ें अगर वो बता देंगे तो व्यू उनको नहीं मिलेगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हम आपको जो चीज़ें एक्चुअल हैं हम वही बताएंगे, इसीलिए हम आपको रियल कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मार्केट वोलेटाइल है काफ़ी। अब आप बोलोगे कि वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो चीज़ें प्लस में भी जा सकें, माइनस में भी जा सकें और तेज़ी से जा सकें। यानी एक ही सेकंड बाद कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है या एक ही सेकंड बाद कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, उसी को बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट जो होता है वो हाईली वोलेटाइल होता है, यानी ये प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है बड़ी तेज़ी से। सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएशंस होते हैं इसमें। ठीक है, और ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं, काफ़ी कम समय में ऐसा होता है। S&P 500 की अगर बात की जाए तो इसमें 34% की ड्रॉपिंग हुई थी 2020 में। नाउ आप बोलोगे कि 34% की ड्रॉपिंग कोई बहुत कम ड्रॉपिंग है, बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग है। आज के टाइम पे अगर कभी जो है स्टॉक मार्केट 2% भी डाउन जाता है ना
तो लोग बोलते हैं कि मार्केट बड़ा डाउन चला गया था, बड़ा लॉस हो गया। 34% के लिए तो आप कहो ही मत। बहरहाल कोविड-19 का जब ये टाइम था तब की ये बात है, और साल के अंत तक आते आते चीज़ें जो है सही हो गई थी। और उस टाइम पे जनरली ये जो S&P 500 यानी यूएस की बात नहीं है, इंडिया में भी ऐसा ही कुछ सीन था। अच्छा, मुझे जो पर्सनली इसमें सबसे ज़्यादा जो है लगता है नुकसान वाली चीज़ ना स्टॉक मार्केट में, वो ये चीज़ है, इमोशनल स्ट्रेस वाली चीज़ है। क्योंकि रियल इस्टेट और इसमें जो है एक डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो रियल इस्टेट में सपोज़ करो आपने जो पैसे लगा दिए ना, तो आपके पास जो फिज़िकल एसेट है, जो ज़मीन घर जो भी चीज़ें हैं, वो आपको ऐसा नहीं करेगा कि आप सोए हो और आप सोच रहे हो कि आज पता नहीं उसकी दाम कितनी बढ़ जाएगी या उसका दाम कितना घट जाएगा। आपको ये पता है कि मैंने 4 लाख में ख़रीदा था, तो अगर आज भी मैं उसको बेचूं तो करीब वो 4.5 लाख में बिकेगा, 5 लाख में वो चीज़ें बिकेंगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस होता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे चीज़ें अप और डाउन होती रहती हैं, ठीक है, और इसी वजह से आदमी इमोशनली स्ट्रेस होता है और वो इम्पल्सिव डिसीज़न ले लेता है। इम्पल्सिव डिसीज़न का मतलब हुआ कि अचानक से वो हड़बड़ा कर कुछ भी करने लगता है, यानी या तो शेयर को जो है बेच देगा, या तो कहीं कोई शेयर है वो हड़बड़ा के खरीद लेगा। और स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं लोग, वो हाई जो है बाई कर लेते हैं, हाई पैसे में जो है चीज़ें बाई कर लेते हैं। यानी सपोज़ करो कि वो 100 रुपये में एक शेयर खरीद लिया उन्होंने, और सेल जब करते हैं तो वो चीज़ें लो हुई होती हैं, यानी 80 में ही वो सेल किए सपोज़ करो, तो 20 रुपये का उनका एक शेयर पे लॉस हो गया। और ये चीज़ें होती ही ऐसी हैं क्योंकि आदमी जब इमोशनली स्ट्रेस होता है उस टाइम पे वो समझ नहीं पाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसको बस वही दिखता है जो आँख के सामने होता है, वो दूर तक नहीं सोच पाता है, और यहीं पे जो है वो लॉस खा जाता है, उसको हर्ट हो जाता है ओवरऑल उसके रिटर्न्स पे। इसमें जो है ना स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है और काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा ना होता तो जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं इनका अस्तित्व ही नहीं होता, ETFs का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे तो लोग यही करते ना, खुद ही इन्वेस्ट करते और खुद ही जो है खुद के बॉस होते। लेकिन इसमें क्योंकि गुड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है मार्केट की, और इसमें लगातार आपको रिसर्च करना होता है क्योंकि लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं। हर सेक्टर हर 1 महीने बाद अगर देखोगे तो वो सेक्टर आपको काफ़ी अलग दिखेगा एक ही महीने में। तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, एनालिसिस आपको अच्छा रखना पड़ेगा, रिसर्च आपको करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें मिल के जो आपको आपके डिसीज़न को वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड बनाती हैं, यानी काफ़ी आपके पास जो डिसीज़न होगी वो ऐसी डिसीज़न होगी कि उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी, जो उसमें जो सटीकता होगी वो प्लस की तरफ आपको लेके जाएगी जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। अमेरिका जैसे देश में वहाँ की एक संस्थान है गैलप पोल, उसने जब रिसर्च किया तो उसके रिसर्च में ये निकल के आया कि अमेरिका में जो लोगों के पास स्टॉक्स हैं ना भाई, वो स्टॉक्स 55% ही हैं केवल, यानी इंडिविजुअली वो लोग 55% ही लोग जो है, जितने लोग शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं उसमें से 55% लोग इंडिविजुअली पैसे लगा रहे हैं, यानी खुद रिसर्च करके लगा रहे हैं। 45% लोग वहाँ पर भी ETFs का या फिर म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले रहे हैं। और ये बिल्कुल 2023 की मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। जब अमेरिका का ये हाल है तो इंडिया में, जिसमें मैक्सिमम लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं जो कि निफ्टी 50 का टर्म होता है, जिसमें 50 का मतलब होता है टॉप 50 कंपनियां, और वो लोग सोच रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाऊं, तो वो कैसे रिसर्च कर पाएंगे, कैसे किसी कंपनी की पास्ट 10 ईयर्स की एनालिसिस निकाल पाएंगे, कैसे वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अगर वो कंपनी टेक सेक्टर की है, टेक्नोलॉजी सेक्टर की है, और पर्टिकुलर वो अगर सिलिकॉन वो अगर चिप्स बना रही है तो उसकी प्रॉफिट जाएगी, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है अगर वो कोई बैटरी बना रही है और वो बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी नहीं है, कोई नॉर्मल बैटरी है, तो वो उसकी जो है प्राइसेस धीरे धीरे डाउन जाएंगे, वो डेप्रिसिएट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके लिए तो अपडेटेड होना पड़ेगा आपको, और इसीलिए जो है आम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें इसका एक ये जो भी कॉन्सेप्ट है कि ये आम लोगों से थोड़ा सा दूर हट के चीज़ें होती हैं इसमें, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपको करनी पड़ेंगी और उतना टाइम भी तो मिलना चाहिए। करने को तो बहुत सारे लोग कर लेंगे लेकिन उनके पास टाइम भी तो नहीं होता है। तो ये एक इसका जो है नुकसान है। और इसकी जो लॉस है ना भाई, लॉस खाने की जो क्षमता है ना लोगों की, वो बहुत ज़्यादा है। आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एरॉन एंड लेमन करके एक ब्रदर्स थे, 2 भाई थे।
वो एक टाइम पे बड़े ही जो है बड़े पॉपुलर थे, और कुछ ही टाइम में वो बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, और उनके जो शेयर होल्डर्स थे ना, जिन लोगों ने उनके शेयर्स ले रखे थे, उनको बड़ा लॉस सहना पड़ा। इंडिया के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, 2 एग्जांपल। पहला एग्जांपल है किंगफिशर का, किंगफिशर एयरलाइंस का। आपने दूसरा किंगफिशर समझ लिया। तो किंगफिशर एयरलाइंस, जिसके जो है चेयरमैन थे विजय माल्या, ठीक है। विजय माल्या की जो कंपनी थी वो लॉस खाई ना। आज के टाइम पे किंगफिशर एयरलाइंस का नामो निशान नहीं है, लेकिन आज से 10 साल पहले अगर आप देखते तो इसके शेयर धड़ल्ले से बिक रहे थे। तो यहाँ पे जो है लॉस हो गया। अब इसके जो भी शेयर्स लिए होंगे उनका बहुत पैसा डूबा होगा। इसी तरीके से जो लोग सहारा नाम की जो कंपनी थी, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे सुब्रत रॉय, तो सुब्रत रॉय की जो कंपनी सहारा थी उसमें बहुत सारे लोग आज के कुछ साल पहले जो है बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करे थे, लेकिन अब के टाइम पे क्या उसका कुछ अस्तित्व है? नहीं है। वहीं पे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो उस टाइम पे कुछ नहीं था, आज के टाइम पे बहुत जो है ज़्यादा वो प्रॉफिट में है। तो अगर लॉस की बात करें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। कंपनी दिवालिया हो गई तो आपका सब कुछ चला गया। इसके बाद हम अगर इम्पॉर्टेंट बात की बात करें तो की फैक्टर टू कंसीडर, यानी वो चीज़ें जो आपको कंसीडर करनी ही चाहिए। और यानी अगर मैं आपको और सिंपल शब्दों में कहूँ तो अब हम आपको वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जो इन दोनों सेक्टर में कॉमन बातें बताएंगी, या दोनों सेक्टर की एक साथ कंपैरिजन करेंगी, और वो कंपैरिजन अभी तक आपको नहीं मिला था। सबसे पहला कंपैरिजन है रिस्क टॉलरेंस का, यानी जोखिम लेने की जो क्षमता है उसकी बात करें, किसमें कितनी है। रियल इस्टेट की बात करें तो इसको बोला जाता है कि ये एक लेस वोलेटाइल है। लेस वोलेटाइल का मतलब हुआ कि रियल इस्टेट में आपको जो घाटा होगा वो कम होने की चांसेस होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियल इस्टेट की चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से भागती नहीं, उसके प्राइसेस अचानक से रातों रात बहुत जो है उसके पैसे बढ़ेंगे नहीं, और रातों रात उसके पैसे घटेंगे नहीं। तो इसीलिए ये सेफ जोन की तरफ जाता है और लेस वोलेटाइल इसको बोला जाता है। वहीं पे अगर बात करें स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अप फ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ऑनगोइंग एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। वहीं पे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। अच्छा, रियल इस्टेट की लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पे अप फ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी आप शुरू के जो पैसे लगा रहे हो वो बहुत ज़्यादा लगाओगे, और इसके साथ साथ उसमें ऑन टाइम जो है जो मेंटेनेंस एंड ऑल की चीज़ें जो खर्चा लगेंगी वो भी लगेंगी। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि एक जो कंपनी है वैनगार्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या बताया अपनी स्टडी में, उन्होंने क्या पाया कि जो रियल इस्टेट होती है वहाँ पे जो है कम टाइम में वोलेटिलिटी भी उसकी कम होती है, यानी लॉस खाने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम होती है विथ कंपेयर टू स्टॉक मार्केट अगर देखा जाए। यानी अगर आप 5 साल की बात करो तो रियल इस्टेट में आपको कम लॉस होने की चांसेस हैं, वहीं पे स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं कम टाइम की वजह से। इसके बाद अगर हम बात की जाए यानी इन्वेस्टमेंट फैलाव की बात की जाए तो रियल इस्टेट जो होती है इसके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म्स में जो होते हैं, ये अगर कई सालों तक आप रखते हो इनके जो है शेयर्स को, तो ये डेफिनेटली अप्रिसिएशन की तरफ भागेंगे। यानी इनमें डेफिनेटली ये बात है कि आपको ये बेनिफिट दे के ही जाएंगे, थोड़ा कम फ़ायदा दें या थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा दें, लेकिन यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलना तय है। अच्छा, वहीं पे अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो ये ऐसा नहीं है कि ये बस लॉन्ग टर्म में ही होता है, ये शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, यानी लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों में हो सकता है। लेकिन अगर एक जो है स्टडी की बात की जाए तो करीब अगर 10 साल से ज़्यादा या 10 साल तक अगर आप रखते हो अपने पास कोई स्टॉक किसी कंपनी का, तब जाके वहाँ पे जो उसकी इम्पैक्ट है वोलेटिलिटी की यानी रिड्यूस वो हो पाती है। वहीं पे अगर रियल इस्टेट की बात की जाए तो ये शुरू से ही इसका जो इम्पैक्ट है वो कम रहता है। तो ये जो 10 साल की बात आई है ना, यहाँ पे ये चीज़ें जो है लागू होती हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात की जाए तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में हम सबको पता है कि एक लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है रियल इस्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो डाउन पेमेंट्स की बात आती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, शुरू में ही आपको पैसे काफ़ी ज़्यादा देने पड़ते हैं, और मेंटेनेंस कॉस्ट साल दर साल आपकी लगनी ही है। वहीं पे अगर स्टॉक की बात करें तो ये एक कम दाम में भी शुरू हो सकता है, स्मॉलर अमाउंट की चीज़ें हैं, और ये आप ग्रेजुअली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक आप रियल इस्टेट की बात करो तो एक बार आप पैसा लगा दिया आपने,
खूब ज़्यादा पैसा लगा दिया, ठीक है, अब ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, अब ये धीरे 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 ये पैसा आपका बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे स्टॉक की बात करें, आपके पास थोड़े पैसे हैं, लगा दो, फिर थोड़े पैसे हो गए, फिर थोड़े पैसे, फिर थोड़े पैसे, ऐसे आप इसमें पैसे लगाते जाओगे, जोड़ते जाओगे और ये चीज़ें फिर बढ़ती रहेंगी। तो ये दोनों में जो है डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें कि एक घर कितने में कोई आदमी ऑन एन एवरेज कितने पैसे देकर ले सकता है, यानी डाउन पेमेंट की बात करें तो करीब 20% डाउन पेमेंट होता है एक घर को खरीदने के लिए परचेजिंग प्राइस का, ठीक है। और वहीं पे स्टॉक मार्केट कुछ डॉलर से भी शुरू हो सकता है और इंडिया में तो वो 50 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हो। मैनेजमेंट एंड एफर्ट की अगर बात करें दोनों में, तो मैनेजमेंट एंड एफर्ट्स में देखो, स्टॉक में मैनेजमेंट एंड एफर्ट्स के तौर पे आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को रख सकते हो अपने पास जो आपको जो है सही सलाह दे सके, या फिर आप जो है किसी जो है कंपनी की सर्विस भी ले सकते हो। वो सर्विस मैन आपको समझा देगा कि आप चीज़ें क्या करो, या फिर आप फिज़िकली किसी आदमी को रख लो और वो आपको एडवाइस करे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें रियल इस्टेट की, तो यहाँ पे जो मंथली रेंट मिलती है उसका करीब 8 से 12% आपकी मैनेजमेंट की फ़ीस में ही चला जाता है। अगर आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें से आपको कुछ अमाउंट 2,000 रुपये के करीब आपको खर्चा कर देना पड़ेगा मेंटेनेंस पे ही। तो ये इसका जो है थोड़ा सा जो है आप इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ रही होंगी। इनकम जनरेशन की बात करें तो दोनों में प्राइमरी इनकम आपको मिल सकती है, यानी शुरू से ही पैसा आपको मिलना शुरू हो सकता है। रियल इस्टेट में तो आप सबको पता है कि एक रेंटल इनकम के तौर पे आपको पैसे शुरू से मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं पे अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो वो आपको ऑफर करते हैं डिविडेंड्स, इसके तौर पे आपकी कमाई शुरू हो जाती है, ठीक है। बट अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए और प्रेडिक्टिबिलिटी की बात की जाए तो वो दोनों में वेरी करती हैं, क्योंकि रियल इस्टेट में जो है स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे चीज़ें आपको सही ही मिलेंगी, यानी आपको प्रॉफिट में ही आप जाओगे। लेकिन डिविडेंड्स की जहाँ तक बात करें तो डिविडेंड्स मिलेगा किस पे, स्टॉक्स पे मिलेगा, क्योंकि स्टॉक्स खुद वोलेटाइल है, खुद अनस्टेबल है। तो इसी तरीके से इसकी जो प्रेडिक्टिबिलिटी होगी वो भी जो है लॉस या प्रॉफिट दोनों जा सकती है, यहाँ पे आप कुछ श्योरली नहीं कर सकते हो। फिर से एक अगर हम केस स्टडी की बात की जाए तो अगर 2023 की बात की जाए और S&P 500 की बात की जाए तो जो डिविडेंड यील्ड था ना, यानी जो डिविडेंड मिला था वो करीब 1.5% के करीब था 2023 में। ये अगेन यूएस की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है। वहीं पे अगर रेंटल यील्ड की बात की जाए, यानी जो भाड़े से जो इनकम हुई थी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, वो ऑन एन एवरेज 5 to 10% थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ 1.5% और कहाँ पे 10%। आप खुद समझ सकते हो कि किसमें जो है इनकम जनरेशन ज़्यादा होगी। अब हम समझते हैं चौथे सेक्शन पे हम आ चुके हैं और इसके बाद पांचवा सेक्शन है। चौथे सेक्शन में हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल, दोनों के एक एग्जाम्पल समझेंगे और एक एग्जाम्पल कॉमन समझेंगे कि दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है। और इसके बाद जो पांचवा सेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि उस सेक्शन में हम आपको एक्चुअली बताएंगे कि आपको अब क्या करना है। जानकारी तो आपने ले लिया, फिर आपको क्या करना है हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, केस स्टडी 1 के तौर पे अगर हम देखें तो एक सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, जो कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके सक्सेसफुल बना है। और वो पर्सन जो है वो समझो कि एक जो है डुप्लेक्स खरीद लिया है। डुप्लेक्स क्या होता है, 2 मंजिले की समझ लो कोई मकान है, उसको उसने खरीद लिया है, ठीक है, अपने ही नेबरहुड में, अपने ही पड़ोस में। जिसको उसने जब खरीदा तो जो उसने पेमेंट किया वो $2.5 लाख पेमेंट किया उसने, ठीक है। $2.5 लाख का मतलब हुआ, इंडिया की अगर बात की जाए तो करीब 2.5 करोड़ के करीब उसने पैसे देके खरीदा कोई घर, ठीक। और उस घर पे उसको 1 साल में $20,000 के करीब फ़ायदा हो रहा है, ठीक। और $20,000 का जो इसको फ़ायदा हो रहा है, अब ऐसा नहीं है। अब देखो, अब जो नॉर्मल आदमी होगा ना, जिसको नॉलेज नहीं होगी, वो ऐसे डायरेक्ट जोड़ेगा कि 20,000 का फ़ायदा हुआ 1 साल में, तो इसका मतलब हुआ कि करीब 12 साल में वो अपनी प्राइस कब मतलब वसूल कर चुका होगा। 10-12 साल में तो वो उतना कमा लेगा, उसके बाद उसकी तो जो है जो घर खरीदा था वो फ्री हो जाएगा, ऐसा शब्द बोलते हैं। भाई ये जो 20,000 हो रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये क्यों भूल रहे हो कि आपको मेंटेनेंस चार्ज देना है, जो कि 1 से 2% होता है प्रॉपर्टी का 1 साल में। 2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है आपने, तो 1 से 2% का भी अगर मतलब हम ले लें तो करीब करीब जो है आपका, अगर हम
1 से 2% की बात करें तो अगर हम मान लो इसका एवरेज ले लेते हैं 1.5%, सपोज करो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लग रही है, और ये जो 1.5% लगती है मेंटेनेंस कॉस्ट, ये किसकी लगती है? जो रेंटल इनकम है उसकी नहीं लगती है, ये किसकी लगती है? जो प्रॉपर्टी की जो है वर्थ होती है, जो नेटवर्थ होती है, उस पे लगती है। तो 2.5 लाख का अगर हम 1.5% निकालें तो क्योंकि 1 लाख का 1.5% होगा करीब 1500, और 2.5 लाख का उस हिसाब से हो गया आपका 3,500 से $4,000। यानी इंडिया की अगर हम बात करें तो करीब करीब वो आपका 4 लाख, 3 से 4 लाख रुपए के करीब आपका पैसा आ गया। तो 3 से 4 लाख रुपया जो है आपका 1 साल में खर्चा लग रहा है। तो 12 साल की अगर बात की जाए जिसमें आप कह रहे हो कि आपका पैसा वसूल हो गया, तो 12 का 4 में गुणा करो तो 48 लाख, यानी 50 लाख रुपया आपने 2.5 करोड़ का सामान खरीदा था जब, तो 50 लाख रुपया आपने 12 साल में उसमें खर्चा कर दिया होगा मेंटेनेंस के कॉस्ट पे। तो अब 2.5 करोड़ उसको आप मत जोड़ो, अब आप उसको कितना जोड़ो? 3 करोड़ जोड़ो, और फिर आप कैलकुलेट करो तो आपका 12 साल में आप पैसे वसूल नहीं कर पाओगे। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन डेप्थ जो नॉलेज है ना, ये आपको यहीं पे मिलेगा, ये इतनी डेप्थ नॉलेज कोई नहीं बताएगा। और इसके साथ साथ जो आप अगर रेंटल इनकम से आप कैलकुलेट करना चाहते हो मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो 20,000 रुपये मिल रहे हैं, $20,000 मिल रहा है अगर, तो इसका करीब 8% आप मान के चलो कि आपका जो है खर्चा होगा मेंटेनेंस पे। ये होगा ही होगा। आपको लगता है कि मैं मेंटेनेंस नहीं कराऊंगा, तो अगर आप मेंटेनेंस नहीं कराओगे तो आपकी जो कैपिटल है, जो उसकी वैल्यू है ना, वो आपके जो है प्रॉपर्टी की, वो इतनी ज़्यादा लो होने लगेगी कि फिर आपको जो है एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि अगर मैं मेंटेनेंस कराया होता आज मैं बहुत फ़ायदे में होता। मेरे बगल की ही जो अपार्टमेंट थी वो बड़े ही अच्छे दाम में बिकी, और मेरा अपार्टमेंट जब डीलर आया तो उसने बहुत कम दाम दिया। तो मेंटेनेंस आपको करानी पड़ेगी, उससे आप भाग नहीं सकते हो। तो 8% अगर इसका आप जो है मेंटेनेंस कॉस्ट देख लो तो भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुल मिला के यही है कि ऐसे डायरेक्ट जोड़ना बंद करिए। इस एग्जाम्पल की बात करें तो भाई साहब ने 2.5 लाख जो है डॉलर में ख़रीदा था, $20,000 इनको जो है फ़ायदे होने लगे हर महीने, यानी इनको रेंट मिलने लगा। और ये 5 साल बाद जो है अपने 2.5 लाख की प्रॉपर्टी को $3.5 लाख में बेच देते हैं। यानी $1 लाख का यहाँ पे इनको फ़ायदा हो गया, और 5 साल में इनको जो है $1 लाख यहाँ पे हो गया। ठीक, तो $2 लाख का इनका फ़ायदा हो गया, जिनमें से $2 लाख में से इनके कुछ पैसे जो है मेंटेनेंस पे खर्च हुए होंगे, बाकी इनका पैसा जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि इनको इस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने जो है रेंट का, यानी कंबाइनली अगर देखा जाए तो रेंटल इनकम के साथ साथ इन्होंने कैपिटल को भी एप्रिशिएशन में ले गया, यानी ज़मीन का भी दाम बढ़ा और इनको रेंट भी मिला। ये चीज़ें हैं। अब वहीं पे बात करें अगर, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक भाई साहब हैं, जॉन करके हैं, और ये जो जॉन हैं इन्होंने जो है स्टॉक मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट के सफल आदमी हैं, और इन्होंने $10,000 स्टॉक मार्केट की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में डाला, जो कि टेक स्टॉक्स थे, टेक्नोलॉजी की सारी स्टॉक्स थी। ठीक, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब हुआ कि अलग अलग चीज़ों में इन्होंने इन्वेस्ट किया। सारी टेक्नोलॉजी की कंपनी थी लेकिन अलग अलग कंपनियां थी, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ ETFs में भी डाला पैसा 2018 में। ठीक, 5 साल बाद इनको जो है अगर इनकी पोर्टफोलियो देखी जाए तो ये करीब यानी $25,000 हो गया, यानी 10,000 से $25,000 हो गया। तो 5 साल में इनका $15,000 बढ़ा, और जिसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो कोई ऐसे आ रहा है कि 19 से 20% ये आएगा। तो इतना जो है इनको फ़ायदा हुआ स्टॉक में भी। तो आप इससे क्या समझ रहे हो? आपको इससे कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है कि फ़ायदे दोनों में हो सकते हैं, रियल इस्टेट में भी फ़ायदे हो सकते हैं और स्टॉक में भी फ़ायदे हो सकते हैं। दोनों में आपको इम्प्रेसिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट के नेचर और टाइम के होराइजन और इसके साथ रिस्क, ये तीनों चीज़ों को कंसीडर करना होगा। यानी नेचर कैसा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक, जैसे कि स्टॉक में कम नेचर था, कम पैसा था, वहाँ पे ज़्यादा था। टाइम होराइजन ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा कम टाइम है, कौन से ज़्यादा टाइम में किस में ग्रो होगा, और रिस्क किस में ज़्यादा रिस्क है, किस में कम रिस्क है। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई कि तीनों अलग अलग हैं और फ़ायदे तीनों में हो रहे हैं। तो इसी तरीके से, और इसमें एक चीज़ और हमने सीखा कि डाइवर्सिफिकेशन जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट का, वो करना एक तरीके से बैलेंस का जो है काम हो सकता है, बुद्धिमानी का काम हो सकता है। कि अगर आपको बैलेंस गेम खेलना है तो आप अपनी जो है पैसे को इन्वेस्ट ना तो जो है स्टॉक में ही सारा कर दो, और ना ही सारा पैसा जो है आप इन्वेस्ट कर दो रियल इस्टेट में। आपको बैलेंस होके काम करना है।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आ गया है, ये एकदम समझ लो कि इस चैप्टर की, इस जो है लेक्चर का वो चीज़ है जो आपको समझना ही समझना है। हाइब्रिड अप्रोच क्या होता है? हाइब्रिड आपने सुना होगा, जनरली हाइब्रिड एक टर्म यूज़ किया जाता है गांव में, जो कि फसलों के लिए यूज़ किया जाता है, बोलते हैं ये हाइब्रिड फसल है। अच्छा, हाइब्रिड फसल क्या होता है कि वो दो चीज़ें आपको देता है। हाइब्रिड फसल पहली चीज़ तो पैदावार बड़ी ज़्यादा देता है, और दूसरी चीज़ बड़े कम समय में देता है। तो ऐसे ही तो आपको पैसे भी करने हैं, आपको ज़्यादा पैसा जो है रिटर्न में लेना है और कम समय में लेना है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है हाइब्रिड अप्रोच। और ये आपका लास्ट सेक्शन है, 5वां सेक्शन है। तो देखो यार, फ़ायदा जो है कमाने के लिए, चाहे वो रियल इस्टेट की बात की जाए या फिर स्टॉक की बात की जाए, आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि आपकी जो रिस्क है ना, उसको आपको माइग्रेट करना होगा, यानी रिस्क को आपको जो है कम करना होगा, और आपको रिटर्न को, आपके जो रिटर्न्स है उसको बढ़ाना होगा, तभी आप ओवरऑल पैसा कमा सकते हो। यानी जो चीज़ें घाटा में हो रही थी वो घाटा कम घाटा हो, और फ़ायदा जो हो रहा था वो फ़ायदा और ज़्यादा हो, तभी आप ओवरऑल देखोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। और ये जो बैलेंस स्टेबिलिटी है ना रियल इस्टेट की, जो है ये काफ़ी इसमें अहम रोल अदा करती हैं। और स्टॉक्स की बात की जाए तो उसकी जो क्वालिटी है वो ग्रोइंग पोटेंशियल है, उसके अंदर पोटेंशियल यानी क्षमता ग्रो होने की बड़े ज़्यादा है। रियल इस्टेट के अंदर स्टेबिलिटी बड़े ज़्यादा है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक तरफ आपके पैसे स्टेबल भी हों और दूसरी तरफ आपके पैसे बढ़े भी, तो बिल्कुल हाइब्रिड वाला सीन यहाँ पे हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक आदमी को आप अपने पैसे के एलोकेशन ऐसे करने चाहिए कि वो अपने पैसे को, अपनी मनी को 60% स्टॉक्स में लगा दे और 40% रियल इस्टेट में लगा दे। तो वहाँ पे माना जाएगा कि वो एक तरीके से जो रिस्क है उसका, जो खतरा है उसके पैसे जाने का, वो टॉलरेट हो जाता है, वो कम हो जाता है, और उसके साथ साथ वो अपने गोल्स को भी अचीव कर सकता है। ये इंडिविजुअली जो है अलग भी हो सकता है, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग। मान लो आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके थोड़े से 2-3 मिनट बाद हम उसको और डिटेल से समझते हैं। ठीक, इस स्लाइड पे हम उसको समझेंगे, यहाँ पे हम उस चीज़ को समझेंगे। तो देखो यार, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो रियल इस्टेट जो है वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, जो कि स्टेबिलिटी आपको देती है, और स्टॉक्स जो है वो आपको ग्रोथ देता है। ठीक है। अब आपकी जो पोर्टफोलियो वो कैसी अलाइन करनी चाहिए, आपको कितने पैसे लगाने हैं कहाँ पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल गोल कैसी है और मार्केट की कंडीशन क्या है। आपको कितने पैसे 10 साल बाद चाहिए कि आपकी जो एम है वो फुलफ़िल हो जाए, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कम ज़्यादा करना होगा। हमने 60-40 का जो है एग्जांपल लिया, आप 50-50 का भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई, हमने जो पैसा लगाया है उस पर रिस्क कम रहे, पैसा बढ़े ज़्यादा ना बढ़े तब भी चलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप चाहते हो कि नहीं, हम रिस्क लेंगे, हम 90 स्टॉक्स में लगाएंगे, 10 ही लगाएंगे रियल इस्टेट में। अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि ये रियल इस्टेट में आपको पैसा लगाना ज़रूरी क्यों है। जो 40 हमने बोला है ना कि 60-40, तो 40 इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि मान लो आप वर्स्ट कंडीशन सोच के चलो कि आपको जो है लॉस हो गया, आपका सारा स्टॉक जो है डूब गया, 60 का 60% लॉस हो गया, तो भी तो आपको जो है एक कुछ तो पैसे चाहिए सोशल सिक्योरिटी की तरह, नहीं तो आप तो रोड पे आ जाओगे। तो रोड पे आने के बचने के लिए एक बुरे समय में पैसे जो है, जो सबसे जो है आपके कीमती जो है साबित होंगे, वो रियल इस्टेट के पैसे साबित होंगे। इसलिए आपको 40% वहाँ पे डालना है। हाँ बिल्कुल, आप अपने अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट कर सकते हो, आपकी जो है रिस्क टॉलरेंस जैसी है 50-50 या 90-10 या फिर 70-30, आप उस पर सोच सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर एक आदमी है जो बोल रहे हैं कि यार मुझे समझ सब आ गया, सारी चीज़ें समझ आ गई, सारे डिफरेंसेस समझ में आ गए, हमको फ़ायदा नुकसान सब दिख रहा है, यानी वो आदमी अब पूरा माइंडसेट बना चुका है वीडियो देखने के बाद, लेकिन वो एक चीज़ में कंफ्यूज है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे बस ये एक चीज़ में रियल इस्टेट में दिक्कत लगती है ना, कि जाके प्रॉपर्टी को देखना, नेगोशिएट करना, ख़रीदना, पेपर वर्क करना, फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करना, वहाँ पे गार्डनर रखना, सफाई के लिए रखना, उसके बाद जो है वहाँ पे कोई वॉचमैन को लगाना, ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी है। ना तो मुझे यही पसंद है कि वहाँ पे कोई रेंट पे कोई आदमी रहे, वो घर को जो है ऐसे मतलब बुरी तरीके से घर को रखे, फिर मैं उस पर हर महीने जाके मेंटेनेंस चार्ज जो है लगवाऊँ, ये सब चीज़ें वो इतना माथा पच्ची नहीं चाहता है।
वो चाहता है कि जैसे मैं अपने स्टॉक को मैनेज करता हूँ ना किसी एक अच्छी जगह पे बैठ के, वैसे ही मैं रियल इस्टेट की भी चीज़ें को जो है मैनेज करूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपको मना किसने किया? आप रीट्स में पैसे डालो, रियल इस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है आप उसमें पैसे डालो। आपने कंपनी ए से मान लो रीट्स के कुछ शेयर ले लिए उस कंपनी के, अब वो कंपनी का सारा जो है उस कंपनी के ऊपर जाती है कि वो मेंटेनेंस अपनी प्रॉपर्टी को वो करेगी, वो सारी जो है आपकी सारा हेडेक वो कंपनी ले गई है, आपसे बस वो एक नॉमिनल चार्ज करेगी, इसके लिए आप चार्ज दे दो उसको। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये सब जो प्रोसेस है ना रियल इस्टेट में, ये प्रोसेस करने में आपका बड़ा टाइम जाएगा, और उस टाइम में अगर आप किसी 5 कंपनी को भी पकड़ लोगे ना और उस 5 कंपनी के बारे में भी अच्छे से रिसर्च कर लोगे और स्टॉक में फिर से अपने पैसे को उसमें लगा दोगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको कि उन 5 कंपनी को अगर आप अच्छे से रिसर्च करे हो और उसमें से किसी 1-2 कंपनी में आपने पैसे डाले हैं, वो बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और आपका पैसा वहाँ पे जो है ज़्यादा ग्रो कर जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो ओवरऑल मेरा यही आपको कंक्लूज़न है कि आप पैसे जो है अगर आप इस नेचर के हो, आप फील्ड विजिट पे नहीं जाना ज़्यादा जो है भरोसा करते हो अगर, तो आप रियल इस्टेट में बिल्कुल खुद से जो है इन्वेस्ट करो और इसके साथ साथ जो है आप जो है स्टॉक में डालो। अगर आपको एक जगह बैठ के करना है लेकिन फ़ायदा दोनों लेना है, दोनों हाथ में आपको लड्डू लेने हैं, यानी एक जगह बैठ के आपको रियल इस्टेट का भी मज़ा लेना है और स्टॉक का तो आप कर ही रहे हो, तो आप बिल्कुल रीट्स में डाल दो और जो है इसके साथ साथ स्टॉक में डाल दो। पैसे का जो डिविजन है वो अपने हिसाब से आप कर दो, डिवीज़न यानी आप 60-40 या फिर जो भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से कर लो। आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो थैंक यू। बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप इसको शेयर भी कर सकते हो अगर आप चाह रहे हो शेयर करना, अदरवाइज़ आप बता दो कि लाइक जो है आपको पसंद आई वीडियो या फिर कैसा लगा। आपके सजेशंस आप मुझे दे सकते हो कि मैं वीडियोस में क्या और चेंजिंग करूं। देखो यार, वीडियो में बस मैं एक चीज़ नहीं करूंगा कभी, ना तो मैं वीडियो में एनिमेशन डालूंगा, ना तो वीडियो में मैं कभी कोई क्लिप डालूंगा। मैं वीडियो को ऐसे ही बताऊंगा जिससे जो है एक्चुअली आपको नॉलेज मिले। मैं वो भौकाल बनाने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं एक्चुअली नॉलेज देने पर विश्वास करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि इस जो है कंटेंट को बनाने में उनसे कम टाइम लगा है, उनसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है भाई। खड़े होके बोलने में तो आपके मन में भी जो चीज़ें आ रही हैं आप बोल दे रहे हो, आप बोर्ड पे लिख रहे हो, पीछे कुछ भी लिखते चले जा रहे हो, समझा रहे हो, जो उस टाइम पे दिमाग में आ रही है वो चीज़ें बोलते जा रहे हो। इस कंटेंट को रिसर्च करने में, यूएस का एग्जांपल लेने में, फिर आपको वो सारी चीज़ें एक्चुअली सारी जो है नॉलेज को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बाकी थैंक यू वेरी मच।